Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today's topic is maintenance. आज का जो विषय है वो है भरण पोषण. Chapter 9 of CRPC talks about maintenance. That who is entitled to get the maintenance. कि किसको maintenance जो है भरण पोषण दिया जा सकता है. तो सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सीआरपीसी में बताता है. सेक्शन 125 क्या कहता है? अंडर दिस सेक्शन इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस, अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज करता है टू मेंटेन हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मेंटेन करने से, हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो और चाहे वो मैरिड नहीं हो. वो जो माइनर चाइल्ड है, चाहे वो मैरिड हो चाहे मैरिड ना हो, अनेबल टू मेंटेन, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो वो भी यहाँ मेंटेनेंस ले सकते हैं. थर्ड कैटेगरी है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड, कि मेजर चाइल्ड भी ले सकता है, बट कब ले सकता है? इफ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है, अगर कोई भी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है तो वो भी भरण पोषण ले सकता है इस सेक्शन में. और फोर्थ कैटेगरी है वो फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन, अगर फादर और मदर हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, मींस नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या किया जा सकता है? यहाँ सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इसमें जो मेल पर्सन है उससे मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, उससे जो है भरण पोषण लिया जा सकता है. तो यहाँ केवल मेल पर्सन से भरण पोषण लिया जा सकता है, फीमेल से नहीं. फिर लेकिन ये जो मेंटेनेंस है ये कब मिलेगा, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. दैट यू हैव नॉट सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन, कि आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तभी आपको गुजारा भत्ता मिलेगा. ये जो सेक्शन है 125, इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की गई है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है, वो क्या कर सकता है? वो ऑर्डर दे सकता है मेंटेनेंस का. और कितना मेंटेनेंस वो ग्रांट कर सकता है, कितना मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है? तो यहाँ इस सेक्शन में लिखा है कि मंथली अलाउंस दे सकता है, बट देयर इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कि जो मेंटेनेंस है उसके फिक्स्ड अमाउंट यहाँ नहीं दी है. ये मजिस्ट्रेट सारे जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं, केस टू केस डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस जो हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करता है? मेंटेनेंस देता है. हर केस के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं. तो क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में मेंटेनेंस जो है उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है, क्या बेसिस होगा, किस बेस पर वो ग्रांट कर सकता है. तो ये इस केस में रजनेश वर्सेस नेहा के केस में जो है डिटेल गाइडलाइंस दी गई हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट जब क्लास पर आएंगे. सेकेंड, इसी क्लॉज में सेक्शन 125 के फर्स्ट क्लॉज के बाद प्रोविजो दिया है कि प्रोवाइडेड दैट, और ये प्रोविजो हमेशा क्या कहता है? एक्सेप्शन. तो प्रोविजो इफ हस्बैंड हैज नॉट सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हर वाइफ अंटिल मैच्योरिटी, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो माइनर है और वो जो हस्बैंड है और वो जो माइनर लड़की है उसकी शादी हो चुकी है, तो अगर हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर सकता है तो वो जो लड़की है वो अपने फादर से क्या कर सकती है? मेंटेनेंस ले सकती है. इट मीन्स कि माइनर जो लड़की है वो क्या कर सकती है? जब तक वो मेजर नहीं हो जाती है तब तक वो अपने फादर से मेंटेनेंस ले सकती है, भरण पोषण ले सकती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है उसका भरण पोषण करने के लिए. नेक्स्ट जो है वो प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो कहता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, कि ये जो मेंटेनेंस है जब प्रोसीडिंग्स चल रही हों क्या उस समय भी ग्रांट किया जा सकता है? बिल्कुल, उस समय भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस भी दिया जा सकता है. वो भी हम रजनीश वर्सेस नेहा के केस में
पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोविज़ो है वो कहता है 6 मंथ्स कि 6 महीने के अंदर अंदर जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसकी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जानी चाहिए, उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए। और ये जो 6 मंथ्स है कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस टू सच पर्सन, उस पर्सन को नोटिस दिया हो उस डेट से लेकर 6 महीने तक ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है ये इसका ऑर्डर निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि माइनर कौन होगा और वाइफ कौन होगी। तो माइनर में जो है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 माइनर को डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग 18 इयर्स दिया हुआ है। तो 18 इयर्स से कम के जो भी पर्सन्स हैं वो क्या होंगे? वो माइनर होंगे। नेक्स्ट वाइफ, कि वाइफ कौन हो सकती है, कि कौन सी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए जो है हस्बैंड लायबल है। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि डिवोर्स्ड वाइफ, जिसने डिवोर्स ले लिया है या फिर जिसको हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया है। तो वाइफ में दोनों कैटेगरी है कि या तो उसने डिवोर्स ले लिया हस्बैंड से या फिर हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है, तो वो वाइफ जो है वो क्या कर सकती है? भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। थर्ड जो है, थर्ड क्लॉज क्या कहता है? फेल टू मेंटेन इशू वारंट, कि अगर वो पर्सन मेंटेनेंस नहीं देता है तो फिर कोर्ट क्या उसके लिए खिलाफ एक्शन ले सकता है। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इफ दैट पर्सन डज नॉट कम टू कोर्ट। तो अगर वो पर्सन कोर्ट में नहीं आता है या फिर वो अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, नेग्लेक्ट करता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, तो क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पर कोर्ट की पावर है कि वो वारंट इशू कर सकता है, उस पर्सन के खिलाफ वारंट इशू कर सकता है। और उसको इवन अगर वो वारंट इशू करने पर भी उस ऑर्डर को नहीं मानता है तो किया जा सकता है, 1 मंथ तक उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। तो ये जो 1 मंथ दिया है ये प्रोविज़न इसलिए दिया है ताकि हस्बैंड को बाउंड किया जा सके कि वो अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को या अपने जो पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करे, इसलिए ये 1 मंथ टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है। नाउ नेक्स्ट प्रोविज़ो क्या कहता है कि यदि वाइफ, अगर उसको हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा है और वाइफ जो है 1 साल तक कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं लगाती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है और उसने मुझे मेंटेन नहीं किया मंथली, तो क्या किया जा सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो उस ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए। बट अगर 1 साल से आगे निकल गया फिर आपके पास कोर्ट से कोई रेमेडी नहीं है अपने आप को मेंटेन करवाने के लिए। वो जो आपका बैक डेट का जो भी मेंटेनेंस है वो सब लैप्स हो जाएगा और आपको नेक्स्ट जो कोर्ट ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस मिलेगा अगर आप 1 साल के बाद जाते हो तो। इसके सेकंड प्रोविज़ो में दिया गया है कि क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि वाइफ हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दे, तो उस कंडीशन में भी जो है वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा। वो कौन कौन से ऐसे 2 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जो है वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा अगर वो हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दे तो। फर्स्ट है कि अगर हस्बैंड क्या रखता है? कीप मिस्ट्रेस, अगर वो कोई और किसी औरत को रखता है या फिर मैरिज विद अनदर वुमेन, या फिर वो किसी और वुमेन के साथ शादी कर लेता है, तो क्या किया जा सकता है? तो वाइफ मना कर सकती है कि हस्बैंड के साथ रहने से, और अगर वाइफ मना करती है तो फिर उसके बावजूद भी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा क्योंकि ये जस्ट ग्राउंड है वाइफ के मना करने के हस्बैंड के साथ रहने से। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है कि वाइफ जो है उसको कब कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अडल्ट्री के केस में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अगर वो किसी और के साथ उसके जो सेक्सुअल रिलेशन है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेकेंड वन इज रिफ्यूजेस टू लिव विद हिज हस्बैंड, अगर अपने हस्बैंड को विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज रहने से मना करती है उसके साथ रहने से, तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज म्यूचुअल कंसेंट, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से अलग रहते हैं और मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मना भी कर सकती हो, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज 5 जो है क्लॉज 5, वो कहता है कि ये जो ऑर्डर मेंटेनेंस का ऑर्डर है इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन ये ऑर्डर कब कैंसिल होगा? जब ये वाले ग्राउंड्स नहीं होंगे
तो उसको कैंसिल भी, जब प्रूव हो जाता है कि नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो उस ऑर्डर को क्या किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। जो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया था उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये जो सेक्शंस हैं 125 टू 128, आज केवल हमने सेक्शन 125 को डील किया है। नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ये इस केस को समझ लेते हैं कि रजनीश वर्सेस नेहा, क्योंकि ये 2020 में ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस आई थी। इस केस में जो है रजनीश वर्सेस नेहा के केस में कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 ईयर में कि जो मेंटेनेंस है वो कब कब ग्रांट किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या प्रोविज़न होंगे, और अगर ओवरलैपिंग होती है कि मेंटेनेंस अगर सेक्शन 125 में भी अगर डिमांड की जाती है और अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मेंटेनेंस मांगा जाता है, उसमें भी आपने अगर कोई एप्लीकेशन लगाई हुई है, या फिर जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसमें कोई एप्लीकेशन लगाई है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के उसके तहत आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है, तो क्या सारे जितने भी एक्ट्स हैं उनके अंडर में क्या अलग अलग ऑर्डर्स देंगे, क्या अलग अलग उसको वाइफ को मेंटेनेंस मिल जाएगा? ऐसा नहीं किया जाएगा। ये रजनीश वर्सेस नेहा के केस में क्लियर कर दिया था कि ओवरलैपिंग अगर होती है ज्यूरिसडिक्शंस की, तो वो जो वाइफ है, वो जो पेरेंट्स हैं, या फिर जिसको भी मेंटेनेंस मिल रहा है, वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि ऑलरेडी उसका केस कौन से उसमें वो मेंटेनेंस ले रहा है, किस किस अधिनियम के तहत उसको ऑलरेडी मेंटेनेंस मिल चुका है, या फिर ऑलरेडी उसका केस चल रहा है, या किस कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया मेंटेनेंस का, ये उस कोर्ट में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये इसमें मैंडेटरी कर दिया रजनीश वर्सेस नेहा के केस में। और ये कहा कि ये जो मेंटेनेंस है ये कब से मिलेगा, ये जो भरण पोषण की अमाउंट है ये वाइफ को या बच्चों को या फिर पेरेंट्स को कब से मिलेगी? क्या जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसी दिन से ग्रांट होगा, या फिर जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया है उस डेट से ये ग्रांट होगा? तो कोर्ट ने इस केस में क्लियर कर दिया है कि जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसी दिन से कोर्ट मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो दे सकती है। डेट ऑफ एप्लीकेशन है वहां से भी मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रोविज़न 125 है ये क्लियर हो गया होगा, और जो रजनीश वर्सेस नेहा का केस है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी जो है उन्होंने ये डिसीजन दिया था, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस जो है इस केस में आई थी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोविजन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।